आज फॉसिलाइजेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फॉसिलाइजेशन क्या है, फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिलाइजेशन के क्या क्या प्रोसेस हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। फॉसिलाइजेशन का अर्थ यह है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अथवा जंतुओं के विभिन्न अंग जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। जीवों की मृत्यु पर अधिकांश अवस्थाओं में इनके शरीर का कवक व जीवाणुओं द्वारा डिकम्पोजिशन हो जाता है अथवा स्कैवेंजर्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कभी कभी इन मृत शरीर या भागों पर यह क्रिया नहीं होती है तथा ये मिट्टी के अंदर धंसने से अनडिकम्पोज्ड अवस्था में भूमि की परतों में सुरक्षित दबे रह जाते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अतः वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अथवा जंतुओं के विभिन्न अंग जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इससे पूर्व ये देखेंगे कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स जीवाश्म पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले फॉसिल जीव के उन अवशेषों को जो चट्टानें भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अवसादी चट्टानों की परतों में ये जीवाश्म प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। आर्नोल्ड 1947 के अनुसार भूवैज्ञानिक काल के पादप अथवा जंतुओं के ऐसे अवशेष जो भूमि की सतही डिपोजिट परतों में दबे रह गए हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मीय पादपों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान की पैलियोबोटनी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियोबोटनी को हम हिंदी में कहते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में पैलियोबोटनी कहते हैं और स्पेलिंग इसकी है PALEO, पैलियोबोटनी। पैलियो से ही मतलब होता है एंशिएंट, जो जीवाश्म है आज वो जिंदे नहीं है, वो मृत हैं। डॉक्टर बीरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी कहा जाता है। बीरबल साहनी। फॉसिल शब्द का उद्भव एक ग्रीक वर्ड है फोडेर शब्द से हुआ। फोडेर FODER, फोडेर, जिसका अर्थ है टू डिग, खोदना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे करें, क्योंकि जीवाश्म जो हमें प्राप्त होते हैं वो संपूर्ण पादप एक जगह प्राप्त नहीं होते हैं। या तो उस पादप का कोई एक भाग, कोई अंग, कोई भाग एक उपस्थित रहता है, जैसे पौधे का या तो जो कठोर भाग है जैसे परागकण है या सीड है, या उसकी कोई हार्ड चीज़ है, तने की कोई जाइलम है, तो वो एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पादप इस प्रकार का होता होगा पहले पुराने समय में। तो उन जो जीवाश्म हमें जो प्राप्त होते हैं, इनको हम नोमेनक्लेचर के लिए हमें नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधों का जीवाश्मीकरण अन्य कारकों के अतिरिक्त उनमें उपस्थित उत्तकों की दृढ़ता यानी कठोरता, कोमलता आदि पर निर्भर करता है। पादप के कोमल भाग तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कठोर भाग है वही जीवाश्म के रूप में उपस्थित रहता है। इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के अनुसार प्रत्येक जीवाश्म खंड, जैसे जड़ है, तना, पत्ती, को अलग अलग नाम दिया जाता है तथा इसे
एक जीनस के स्तर का माना जाता है। इस प्रकार जीवाश्मों का जेनेरिक नेम पूरे पादप का नहीं बल्कि उनके एक खंड को निरूपित करता है तथा इसे फॉर्म जीनस कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? फॉर्म जीनस। विभिन्न फॉर्म जीनस को उनकी समानता, उपस्थिति के काल आदि के आधार पर मिलाकर एक संपूर्ण पादप का पुनर्निर्माण किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे हम कुछ फॉर्म जीनस के नाम बताते हैं, जैसे डेंड्रोन। डेंड्रोन जो है कोई भी ट्री के मुख्य अक्ष यानी ट्री का जो मेन स्टेम होता है उसके लिए हम डेंड्रोन फॉर्म जीनस काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेपिडो है तो लेपिडो डेंड्रोन हो गया, ठीक है ना। और जाइलोन जो है ये सफिक्स हैं सारे, उसके अंत में जोड़ते हैं। जैसे क्लेडो जाइलोन, तो क्लेडो कि ये फॉसिल टेरिडोफाइट है तो क्लेडो जाइलोन, यानी क्लेडो जाइलोन का मतलब है क्लेडो जाइलोन का जाइलम जो तने का जो काष्ठीय भाग है उसके लिए काम में जाता है। अगर पादप का कोई लीफ वाला पोर्शन अगर प्रिजर्ड है तो उसे हम फिल्लम देते हैं। जिस प्लांट का उसे उसका नाम पहले रखेंगे और ये फिल्लम सफिक्स में जोड़ देंगे। जैसे पत्ती के लिए, लीफ के लिए लेपिडोफिल्लम, लेपिडोफिल्लम। और कार्पोन जो है ये कार्पोन सीड के लिए, जैसे लेपिडोकार्पोन। और थिका एक और फॉर्म जीनस है लघु बीजाणुधानी के लिए थिका काम में लेते हैं। फॉसिलाइजेशन, जैसा कि बताया, जीवों की मृत्यु पर अधिकांश अवस्थाओं में इनके शरीर का कवक अथवा जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप या जंतु के विभिन्न अंग जीवाश्म में परिवर्तित होते हैं उसे हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। प्राचीन काल के पादपों तथा उनके अंगों का फॉसिलाइजेशन अवसादी चट्टानों के जमाव के साथ ही प्रारंभ हुआ तथा यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जब पौधों के फॉसिलाइजेशन की क्रिया उनके उगने वाले स्थान पर ही होती है तब इनकी उत्पत्ति इन सिटू कहलाती है। जैसे यूरोपियन कोल फॉरेस्ट, कभी कभी पौधों के उगने का स्थान उनके फॉसिलाइजेशन के स्थान से अलग होता है, जो हवा या जल के साथ बहकर नदियों या समुद्र तटों पर पहुंचकर प्रिजर्व हो जाते हैं। तब इनकी उत्पत्ति एक्स सिटू कहलाती है। इस प्रकार के जीवाश्म इंडियन गोंडवाना कोल डिपॉजिट में पाए जाते हैं, यानी भारतीय गोंडवाना कोल निक्षेप में पाए जाते हैं। जीवाश्मों में संपूर्ण पादप शरीर अथवा पादप खंड का प्रिजर्वेशन होता है। संपूर्ण पादप के जीवाश्म के रूप में प्रिजर्वेशन की संभावना अत्यधिक न्यून होती है, अर्थात कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आते हैं। यह देखा गया है कि पौधे के कठोर ऊतक भली भांति प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, परंतु मुलायम ऊतक ठीक प्रकार से प्रिजर्व्ड नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के सदस्यों के जीवाश्म बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि शैवाल और ब्रायोफाइट दोनों ही बहुत ही कोमल है। क्योंकि शैवाल और ब्रायोफाइट जो हैं इनमें कोई कठोर भाग का विकास भी नहीं हुआ। कठोर भाग कौन? जाइलम है, क्योंकि इनमें तो वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं बने और न इसमें कोई दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। तो इसलिए शैवाल और ब्रायोफाइट्स पूर्ण रूप से कोमल पादप हैं और इनके जीवाश्म बहुत ही कम मिलते हैं। जीवाश्म निर्माण के समय जीव द्रव्य प्रिजर्व नहीं होता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है अत्यधिक विघटनशील है, इसलिए वो प्रिजर्व नहीं होता। नरम ऊतक बहुत ही कम प्रिजर्व हो पाते हैं तथा काष्ठीय भाग जैसे वुड फाइबर है या कोई क्यूटिकल का बना हुआ कोई भाग है, ठीक है ना, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल थिक पाई जाती है तो वो भी प्रिजर्व हो जाती है। तो ये अच्छी प्रकार से प्रिजर्व हो जाते हैं, वुड फाइबर और क्यूटिनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार फॉसिलाइजेशन की क्रिया में साइटोप्लाज्म तथा कोमल ऊतक यानी सॉफ्ट टिश्यू का अपघटन हो जाता है। केवल कठोर ऊतक बचे रहते हैं। कभी कभी जीवाश्मों में
कोशिकीय संरचनाएं यानी सेल्यूलर डिटेल्स भी प्रिजर्व पाई जाती है। अब आता है थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन की जो थ्योरीज है, जो क्रियाविधि है, वो दो प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पहला है रिप्लेसमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार यानी सिद्धांत के अनुसार फॉसिलाइजेशन क्रिया के दौरान पादप काय के ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस अथवा विदरिंग होता है, अपक्षयन होता है। इस दौरान पादप काय में उपस्थित इन कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज अणुओं द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं का अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है, मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स रिप्लेसमेंट। अब तक प्राप्त अनेक जीवाश्मों में इस प्रकार के प्रतिस्थापन के प्रमाण मिले हैं। तो ये थ्योरीज भी फॉसिलाइजेशन की अच्छी थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी मतलब रिप्लेशन यानी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अंदर गया तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर गया, आदान प्रदान। तो आदान प्रदान के द्वारा जो खनिज अणुओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसके द्वारा जीवाश्म जो बनता है उसे हम रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ फॉसिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी थ्योरी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार फॉसिलाइजेशन कोशिका भित्ति द्वारा खनिज पदार्थों के इनफिल्ट्रेशन अथवा प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण के द्वारा होता है। इस थ्योरी के अनुसार भूमि में दबने पर पादप का पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है यानी आंशिक विघटन होता है, तथा इस विघटन प्रक्रिया के दौरान जो विमुक्त कार्बन है वह छनकर अंदर जाती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से मिलकर इनके कार्बोनेट बनाता है। इस विधि द्वारा फॉसिलाइजेशन की क्रिया कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है कि कितने कार्बनिक पदार्थ हैं। फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करने वाले भी कई कारक हैं, जैसे पौधों के संरचनात्मक ऊतकों की प्रकृति, कि नेचर ऑफ प्लांट टिश्यू का नेचर किस तरह से, उसका संगठन किस प्रकार से है। जैसे पौधों से जीवाश्म का बनना बहुत कुछ उसके ऊतकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे भी बताया, शैवाल, कवक, ब्राइफर्स, इनमें कोई कठोर ऊतक नहीं पाया जाता, तो इनके जीवाश्म बहुत कम पाए जाते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इनमें कठोर भाग पाए जाते हैं, तो इनके जीवाश्म बहुत तेज़ी से बनते हैं और उपस्थित रहते हैं जीवाश्म। और दूसरा है कि फॉसिलाइजेशन के समय की वातावरणीय अवस्थाएं कैसी है। अगर वातावरणीय अवस्थाएं जो है, अम्लीय पदार्थ है, ऑक्सीजन की कम मात्रा है, तो पौधे के भागों को विघटित होने से बचाएगी, ठीक है ना। और एक है कि अधिक समय तक अवसादों में अगर कोई दबाव नहीं पड़ा तो जीवाणु द्वारा विघटन हो जाता है और फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फॉसिलाइजेशन की क्रिया उस समय विशेष अथवा उससे पूर्व उपस्थित विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता तथा अवधि पर निर्भर करती है। पौधे की मृत्यु के पश्चात यदि वहाँ सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स की सक्रियता हो तो पौधे के सड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार अवसादी पदार्थों के निक्षेपण की दर यदि पादप चट्टानों में तीव्रता से दबता है तो उस पर जीवाणुओं का प्रभाव कम होता है तथा वे विघटन से बच जाते हैं। इसके विपरीत अधिक समय तक अवसादों में न दबने पर इनका जीवाणु द्वारा विघटन हो जाता है और फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाता। पौधों के दबने के पश्चात चट्टानों में होने वाले परिवर्तन भी फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। प्रिजर्व्ड पादप में खनिजीभवन मिनरलाइजेशन की सीमा भी फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करती है। फॉसिलाइजेशन के लिए आदर्श परिस्थिति ऐसे एनक्लोज जलकुंड है जिनमें सूक्ष्म कणिक यानी फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स जलकुंड सतह पर तेजी से एकत्रित हो, जिसमें पादप अंग शीघ्रता से दब जाते हैं अथवा क्षय से बच जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी
पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट 5 का फॉसिलाइजेशन टॉपिक पर हमने अध्ययन किया। इससे पूर्व हमने जीवाश्म में टेरिडोफाइट राइनिया, लेपिडोडेंड्रोन, कैलोमाइटिस, क्लेडोजाइलन आदि हम पढ़ चुके थे। अब फॉसिलाइजेशन, इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉसिल, टेक्निक ऑफ फॉसिल स्टडी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आदि के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।